हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी, इंडियन नेवी रिटायर्ड, एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज का यह वीडियो और भी इंटरेस्टिंग है। हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम एक कुछ नए टिप्स के बारे में विथ प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, बट उसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे एक पैसेज को आप ध्यान से देख सकते हैं और क्या क्या उसमें से क्वेश्चन निकल सकते हैं, और इससे आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल है वो भी बेहतर होगी। ये जो वीडियो है वो आपको बैंक, एनडीएस, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स और दूसरे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, जहां पे इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है। ओके, सो इस लेसन का डिस्क्रिप्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कवर्स अ मेजर पोर्शन ऑफ एसएससी इंग्लिश पेपर। जी हाँ, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये वीडियो तो आपको हर एग्जाम में हेल्पफुल होगा, क्योंकि वहां पे लगभग 20-20, 3-3, 4-4 पैसेज होते हैं सीजीएल के लेवल पे या स्टेनोग्राफर के लेवल पे। सो अ गुड नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी एंड अ फ्यू ट्रिक्स विल मेक इट इजियर टू स्कोर। हम इसको बेहतर करेंगे, आइए देखते हैं। मेरे बारे में, मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग और एकेडमिक इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर हूं। मेरी करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 नेवी में, टीचिंग एक्सपीरियंस, सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दिए, और रिटायरमेंट के बाद मेरी अपनी एकेडमी खोली है मैंने, दैट इज मिलिट्री एकेडमी बलिया, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में है। और वाई एम आई रिमार्केबल फॉर दिस, क्यों ये वीडियो में बना रहा हूं, क्या नॉलेज है मेरे पास। बेसिकली इसके तो कई सारे रीजन है, लेकिन मैं आपको दो मेन रीजन बताता हूं। पहला, कि आई वाज कमेंडेड बाय द वाइस एडमिरल। जी हाँ, इट्स वाइस एडमिरल विच इज द सेकेंड हाईएस्ट रैंक ऑफ द इंडियन नेवी। ओके, एंड आई वॉज कमेंडेड, मुझे जो ये प्रशंसा मिला है, कमेंडेशन का मतलब होता है अप्रिसिएशन, प्रशंसा। तो ये मेरे परफॉर्मेंस, कमिटमेंट और एक कॉम्पिटेंस के लिए, जो कि एक बहुत ही हाई ऑर्डर का था। जी हाँ, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड 2012 में। दूसरा, आई हैव अर्न व्यूवर एडवांस्ड इंग्लिश लेवल C1 सर्टिफिकेट एंड अपर इमीडिएट लेवल B2 सर्टिफिकेट, जो कि कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क रेफरेंस, जिसको हम CEFR भी बोलते हैं, एंड ब्रिटिश काउंसिल से मुझे B2 का सर्टिफिकेट मिला है। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, कि ग्लोबल लेवल पे इंग्लिश लेवल के या इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी के 6 स्टैंडर्ड है। A1, A2, B1, B2, C1 एंड C2। चूंकि मेरे पास C1 है, सो यू कैन से दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश लेवल और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। और जो B2 मिला है, दैट इज द थर्ड लेवल। CFR क्या है? यूरोपियन का एक संस्था है, जो लैंग्वेज असेसमेंट या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऊपर आपको सर्टिफिकेशन देती है। और दूसरा, ब्रिटिश काउंसिल, जो कि बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, जो ब्रिटेन की है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशन और कल्चरल इश्यूज पे काम करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज C1, एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये दैट इज B2, जिसको आप अपर इमीडिएट लेवल, और C1 को आप एडवांस्ड इंग्लिश लेवल भी बोलते हैं। ओके, अब हम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कैसे कॉम्प्रिहेंशन को अप्रोच करना है। सबसे पहले, कोई भी अप्रोच एक पॉजिटिव एटीट्यूड से शुरू होना चाहिए। हमको ध्यान देना है कि भाई, ग्लास आधा भरा हुआ है, न कि आधा खाली है। जी हाँ, आधा भरा हुआ है। ओके, दूसरा, कॉम्प्रिहेंशन है क्या? हमें समझना, पढ़ना है, समझना है, और बाद में उसको कंक्लूड कर देना है, एक समीक्षा, एक रिजल्ट, एक कंक्लूजन लेके आना है। नॉर्मली क्या होता है, जब हमको कुछ काम बोला जाता है अच्छे से करो, तो उस समय बहुत सी डिस्ट्रैक्शन दिमाग में आती है ना, रिजल्ट, प्रेशर, कुछ और चीजें, अब मे बी घर का कोई इशू, मे बी फ्रेंडशिप का इशू, मे बी पार्टी का इशू। व्यूअर्स, कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में एक तो ऐसे ही पैसे, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। आप क्या करेंगे? अपना पूरा ध्यान देंगे। जी हाँ, फोकस 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 फोकस, नो डिस्ट्रैक्शन, कोई सी तरह का, मूवी का नहीं, घूमने का नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन आना ही नहीं चाहिए। ओके, तीसरा, चौथा बेसिकली, ट्राई टू गेट मेन आइडिया एंड अदर डिटेल्स ऑफ सपोर्टिंग इट। बेसिकली क्या है, कॉम्प्रिहेंशन में एक मेन आइडिया, जिसके चारों तरफ सा पूरा ये जो पैसेज है वो घूमता रहता है, और उस मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए कुछ अदर डिटेल्स भी दिए होते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी डिटेल्स के साथ आपको एक मेन आइडिया मिल जाता है। और ये जो दोनों चीजें हैं, वो कई बार क्या है कि आपको जो इंट्रोडक्शन है उसमें मिल जाता है, और कई बार इसका जो एंडिंग है वहां पे, मतलब शुरुआत में और अंत में आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। ओके, ध्यान देंगे हम,
स्टार्टिंग का जो पार्ट है और फिनिशिंग या एंडिंग का जो पार्ट है, लास्ट जो पैसेज है या लास्ट जो लाइनें हैं दो चार, उसमें आपको कई तरह के जो मेन आइडिया हैं वो मिल जाते हैं, जिससे हमारा काफी हद तक हमारी समस्या सुलझ सकती है। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पैसेज में ये जो खरगोश साहब हैं क्या कर रहे हैं, ये पूरा दौड़ के ना पैसेज पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन में एक अप्रोच ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले क्या है, क्विक रीडिंग ऑफ क्वेश्चंस फर्स्ट। यदि आप क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लेते हैं तो क्या होगा कि आपको मालूम चल जाएगा कि ये पैसेज किसके बारे में है। बहुत इजी होता है उस पैसेज के मतलब बारे में सोच, जो कंफ्यूजन है, जो मिस्ट्री है, बेसिकली नॉट कंफ्यूजन, जो मिस्ट्री है वो गायब हो जाता है कि भाई ये किसके ऊपर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर है कि स्पोर्ट्स के ऊपर है कि पॉलिटिक्स के ऊपर है, लिटरेचर के ऊपर है या कुछ और टॉपिक के ऊपर। ओके, सो यदि यहाँ पे आप देखें, ये अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, से इसे पता क्या चल रहा है कि ये एक इकोनॉमिक्स का एक पैराग्राफ होगा। ये मैंने जानबूझ के दिया है, ओके, ताकि आपको पता चले। दूसरा, यहाँ पे अनलाइक द ऑयल समथिंग करके ये बीच में आ गया है, कोई इशू नहीं। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पैसेज। ओके, सो यहाँ पे यदि आप ऑप्शन देखिए, क्रूएल पॉवर्टी मेजर टू क्योर पॉवर्टी ऑयल, तो मतलब कुछ ना कुछ पॉवर्टी ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर बात हो रही है, तो थोड़ा बहुत हमें पता चल जाएगा कि ये पैसेज किसके बारे में है। कंक्लूजन क्या है कि आप एक बार जल्दी से पढ़ लेंगे, तो क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि पैसेज किसके बारे में है। ओके, और क्या है ध्यान देंगे अभी, बेसिकली अटेम्प्ट वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये सारे जो हैं सिनोनिम एंटोनिम, इनके लिए आपको पैसेज की पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखिए, लिख लीजिए यहाँ पे, पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोकैबुलरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो आप बिना पैसेज को पढ़े भी कर सकते हैं। वो जो क्वेश्चन होंगे वो सिनोनिम के, एंटोनिम के, ईडियम, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एटसेट्रा के हो सकते हैं। ओके, दूसरा, पे अटेंशन टू स्पेशल वर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्पेशल वर्ड्स का ध्यान रखना है। ये देखिए, ये स्पेशल वर्ड्स, क्या क्या स्पेशल वर्ड्स हैं इनका ध्यान रखिए कि नॉट जो उस लाइन में आया है या पैसेज में बार बार आ रहा है, एक्सेप्ट, ये सब क्या है, की पॉइंट है, की वर्ड्स हैं बेसिकली, ऑल ऑफ द एवर्ब, ओके, नन ऑफ द एवर्ब, ओनली, स्पेसिफिकली, इन फैक्ट, इन पर्टिकुलर, ईच, हाउएवर, एज अ रिजल्ट, देयरफॉर, दस, एटसेट्रा। ये जो स्पेशल वर्ड्स हैं ये आपको बहुत कुछ उस पैसेज के बारे में बता देते हैं। यदि मैं बोलूं कि सब लोग गए, वो एक्सेप्ट राम, सब लोग गए, राम नहीं गया। ओके, तो गेटिंग माई पॉइंट, ऑल ऑफ द एबव मतलब सब लोग हो गए, नन ऑफ द एबव मतलब कोई भी नहीं, ओनली माने इकलौता, एक आदमी, एक अकेले, स्पेसिफिकली माने विशेष रूप से। तो जहां पे ये सब वर्ड हुए आते हैं, तो इसमें इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन मिलते हैं आपको, तो आप बहुत आसानी से उसी वर्ड के पास जाके या उस पैसेज में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत आसानी से आप उसका उत्तर दे सकते हैं। ओके, देयरफॉर माने लास्ट में कंक्लूजन दे रहा है, एज अ रिजल्ट कंक्लूजन दे रहा है, हाउएवर मतलब वो भी उसके बारे में बात हो रही है कि भाई सब कुछ है लेकिन इसके बाद ये है एक तरह से। ओके, 10 मतलब इस प्रकार। बहुत माने ये सब वर्ड पे आप ध्यान देंगे। और एक अप्रोच क्या होना चाहिए, बेसिकली एलिमिनेट रॉन्ग आंसर। जी हाँ, जो रॉन्ग आंसर है उसको आप हटा दीजिए, गलत आंसर को पहले ही हटा दीजिए, क्योंकि जो गलत ऑप्शन है, जब आप गलत ऑप्शन ऐसे ही हटा देंगे तो उससे क्या है कि आपके पास जो बचे हुए ऑप्शंस रहेंगे, जो आपको पता चल जाता है, यदि नहीं पता चल रहा है रॉन्ग आंसर, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके, बट जहां पे लग रहा है कि कई बार क्या होता है, अनवांटेड चीजें दी रहती है जिनका कोई रिलेशन ही नहीं है उनसे। ओके, वो आप रॉन्ग आंसर हटा के आप करेंगे तो ये भी एक तरीका है सही आंसर पे जल्दी से पहुंचने का। इसके लिए कुछ और टिप्स देखिए, रीड अगेन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, आप यदि दोबारा पढ़ लेंगे, समय है तो पैसेज, उससे क्या है कि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग, और ये जो फिगर है रीड अगेन, ये आपको दिखाता है। दूसरा, सम ऑप्शंस आर नॉट रिलेटेड और एक्सट्रीम विद आंसर एट ऑल। जी हाँ, यही मैं बात कर रहा था कि रॉन्ग आंसर जब आप एलिमिनेट करेंगे तो उसमें क्या है कि कुछ ऑप्शन बिल्कुल जुड़े ही नहीं है, नॉट रिलेटेड, और बहुत एक्सट्रीम पोजीशन के बारे में बात करते हैं। और नॉर्मली किसी पैसेज में जो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम मतलब क्या है, एकदम अत्यधिक,
एकदम सबसे टॉप वाला, ऊपर वाला सबसे, मतलब एकदम लिमिट क्रॉस हो रहा है, तो वहां पे जो ऊंचाई वाली, जो वहां जो लिमिट क्रॉस वाली है, जो लिमिट सबसे ऊपर वाली बात हो रही है, वहां पे या तो सबसे ऊंचा की बात करेंगे या सबसे नीचा की बात करेंगे, तो वो जो लेवल है नॉर्मली वहां पे आप नहीं जाएंगे। ओके। तीसरा, रीड अदर क्वेश्चन फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द पैसेज एंड अनदर क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन पढ़ा और दूसरा क्वेश्चन एक वो पढ़ने में आपको समझ में नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है, दूसरा तीसरा क्वेश्चन पढ़ने से आपको थोड़ा पहले वाले क्वेश्चन के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन पता चल जाता है या उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो वो भी आपको काफी हेल्पफुल होता है दूसरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ओके। सो अब हम बात करेंगे, ये जो हमारा यहाँ पे हम कुछ डिटेल में बात करेंगे कि अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द ऑथर। कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई ऑथर का टोन क्या है। ओके। सो बेसिकली ये भी एक एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द आरसी, ये भी क्या है, एक आरसी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके। सो टोन मतलब है क्या, बेसिकली द एटीट्यूड ऑफ ऑथर, की ऑथर का नजरिया कैसा है। नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बोलते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपका एटीट्यूड जो है वो 85% या माने 90% बहुत ज्यादा पोर्शन अदा करता है सक्सेस में। सो नजरिया जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। सो द एटीट्यूड ऑफ ऑथर टुवर्ड्स द ऑडियंस, कि ऑथर जब कुछ लिखता है तो उसके ऑडियंस को लेके, सब्जेक्ट के लेके, और उसमें जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर को लेके वो पूरी स्टोरी या पैसेज आगे बढ़ रही है, उसको लेके ऑथर का क्या एटीट्यूड है वो उसके टोन से पता चलता है। ओके। दूसरा, okay, so what is tone? It's an attitude of the author towards the audience, subject and character। यदि जो भी ऑथर का एटीट्यूड है ऑडियंस को लेके, सब्जेक्ट को लेके, विषय को लेके, कैरेक्टर को लेके, उसमें जो चरित्र हैं वही टोन दिखाता है। सो और ये पता कैसे चलेगा, इट इज कन्वेड थ्रू। जी हाँ, हम लोग बोलते हैं कन्वे माई रिगार्ड। सो कन्वेड थ्रू, कन्वे माने बताता है कैसे, उसके लैंग्वेज के ऊपर, उसके डिस्क्रिप्टिव वर्ड। जी हाँ, जो विवरण उसने दिया हुआ है, जो भी उसने विवरण दिया हुआ है उन शब्दों से उसके बारे में पता चलता है। ओके। सो ये कैसे लैंग्वेज में ऑथर ने लिखा है, कैसे वर्ड्स यूज किया है, उससे उसके टोन के बारे में पता चलता है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोन्स के बारे में बात करेंगे। ये एक स्माइलिंग फेस, जी हाँ, जॉयफुल टोन भी होता है, खुशी वाला। ओके। ह्यूमरस, ये भी हंसी मजाक वाला है। हैविंग फन, कोई बात सीरियस चीज को भी भाई हंसी मजाक में कन्वे कर दिया जाता है। ऑप्टिमिस्टिक, जी हाँ, ये बहुत अच्छा वर्ड है। आशावादी। ओके। आशावादी, आशावादी आदमी क्या करता है, सबको मालूम है कि दुनिया प्रॉब्लम से है, दुनिया में प्रॉब्लम है, लेकिन एक आशावादी ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड वाला व्यक्ति क्या सोचता है कि प्रॉब्लम धीरे धीरे बेहतर हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके। सॉल्व हो जाएगी, तो ये जब सॉल्व हो जाएगा तो ये ऑप्टिमिज्म को, आशावादिता को या ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड को दिखाता है। ओके। दूसरा, फीलिंग सिंपैथेटिक। जी हाँ, किसी के प्रति यदि सहानुभूति है तो वो भी एक तरह से ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है या पॉजिटिव टोन है। परसुएसिव, जी हाँ, यदि किसी को आप मैंने मना रहे हैं बेसिकली, है ना, कुछ एक प्रेरणा दे रहे हैं, है ना, इंस्पिरेशन दे रहे हैं, सो दैट इज परसुएसिव स्किल। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा स्किल है किसी भी लीडर्स के लिए। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी में आता है कि आप परसुएसिव हैं कि नहीं, किसी एक गोल को लेके आप किसी को प्रेरणात्मक, लिख लीजिए इसको, प्रेरणात्मक। जी हाँ, आप इंस्पिरेशन दे पा रहे हैं कि नहीं, वो चीज है प्रेरणात्मक। ओके। सो परसुएसिव। अब हम बात करेंगे निगेटिव की। अभी तो आपने पॉजिटिव टोन के बारे में बात किया, अब हम निगेटिव टोन की बात करेंगे कि जब एक पैसेज लिखा जाता है तो उसमें क्रिटिकल भी हो सकते हैं। आपने सुना होगा कि कई बार ये मतलब दोनों पार्टियां या पॉलिटिक्स में लोग क्रिटिकल है, मतलब कंटेनिंग नेगेटिव जजमेंट। आप कुछ भी करो वो केवल क्रिटिक्स ही करेंगे, क्रिटिकल ही रहेंगे, मतलब नेगेटिव जजमेंट ही देंगे। पेसिमिस्टिक भी एक वो है, एटीट्यूड है, बेसिकली वही निराशावादिता, कि इसमें क्या है कि प्रॉब्लम, सब लोग जानते हैं कि दुनिया में प्रॉब्लम है, लेकिन एक निराशावादी व्यक्ति, एक पेसिमिस्टिक एटीट्यूड वाला आदमी या एक पेसिमिज्म वाला जो नजरिया है, पेसिमिज्म, उसमें क्या होता है कि वो सोचते हैं कि प्रॉब्लम तो है लेकिन वो और बदतर हो जाएगी। बदतर, लिख लीजिए, बदतर हो जाएगी। ओके। ये पेसिमिज्म का ये पहचान है। ओके। और क्या है, यदि इस तरह का कोई चीज है तो उसको मानेंगे हम कि पेसिमिस्टिक एटीट्यूड है ऑथर का।
तीसरा जो कि बहुत सारे सिनोनिम है यहाँ पे, डिसग्रंटलेड। जी हाँ, ये होता है एक, आपने सुना होगा डिसग्रंटलेड एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। जो एम्प्लॉय, जो कर्मचारी हमेशा गुस्से में रहे, हमेशा शिकायत करते रहे, खुश नहीं रहे बेसिकली, सो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो मन से काम नहीं करेंगे। सो sarcastic, बेसिकली जितने ये सब वर्ड हैं, डिसग्रंटलेड, sarcastic, ironical, complaining, satirical, सिनिकल, ये सब क्या है, कंप्लेन करने वाले हैं, हमेशा निंदा करने वाले हैं, कटु भाषा बोलने वाले हैं। सो ये भी हमें देखना है कि ये भी एक एटीट्यूड हो सकता है ऑथर का, कि क्या वह कंप्लेन किया हुआ है, क्रिटिक्स किया, डिस्ग्रंटलेड टाइप का, sarcastic एटीट्यूड, आयरॉनिकल, ये जो वर्ड हैं दो तीन, sarcastic, ironical, satirical, cynical, ये बहुत आते हैं मिलते जुलते। ओके, सो ये क्या हो गया, कंप्लेनिंग एटीट्यूड हो गया, कंप्लेनिंग टोन हो गया बेसिकली। अब हम बात करेंगे कुछ और टोन्स की, जो फॉर्मल। सो फॉर्मल बेसिकली क्या है, कि कोई भी हम एक टॉपिक के ऊपर एक, बेसिकली एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात होती है कि एकेडमिक नजरिए पे यदि हम कुछ बात करें तो वहां पे क्या, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, भाषा एकदम बेहतर तरीके से संरचित होगा। ओके, प्रेजेंटेड मोर फैक्ट्स, अपनी बात को प्रूव करने के लिए ऑथर बहुत तरह के फैक्ट, जी हाँ, तथ्यों को दिया रहता है, तथ्य, फैक्ट्स, तथ्यों को दिया रहता है। ओके, सो यहाँ पे बहुत तरह के फैक्ट्स को दिया रहता है, तो इसको हम बोलेंगे, इस तरह की भाषा का यूज हुआ है जहाँ पे तथ्य को यूज हुआ है किसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए, और नॉर्मली एकेडमिक को ध्यान में रखते हुए कोई टॉपिक लिखा गया तो उसको हम बोलेंगे फॉर्मल टोन। अब बात करते हैं इनफॉर्मल टोन की, जो कि उसका उल्टा है। फॉर्मल में क्या हुआ कि स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, बात इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक से रिलेटेड हो सकता है, ऑन फैक्ट से, उसमें बहुत सारे फैक्ट दिए रहते हैं। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है कि जो तरीका है बात कहने का, वो तो कन्वर्सेशनल, बहुत ही एक इनफॉर्मल तरीके से, मैं नॉर्मल तरीके से बात भी कह देंगे, लेकिन उसमें उस सब्जेक्ट का एक्सपर्टाइज होगा कि हाँ भाई, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो रहेंगी ही एक तरह से। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जी हाँ, एकदम स्पष्ट, वो तो बहुत सिंपल है, कोई बात जैसे है वैसे। और डिसइंटरेस्टेड का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति उदासीन है, जी हाँ, उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो नॉर्मल है, उदासीन है। ओके, ओके, और क्या कर सकते हैं, ये एक नया वर्ड है जिसको मैं चाहता हूं कि इस वीडियोस में आप देखने के बाद इसको आप पक्का याद रखें, इन्फरेंस। अभी आपने टोन के बारे में बात किया, अब हम इन्फरेंस के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज इन्फरेंस। सो बेसिकली व्यूअर्स, इन्फरेंस क्या है, एक अनुमान लगाना, या जिसको आप दूसरे तरीके से बोले तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस। सो अभी हम देखेंगे, रीडिंग बिटवीन द लाइंस एक मुहावरा भी है, इडियम है, जिसके मतलब ये है कि कोई चीज एक्सप्लिसिट नहीं है, बेसिकली कोई चीज पढ़ने से ऊपर से पता नहीं चल जाएगा, आपको उसके अंदर की चीजें, मतलब इम्प्लिसिट होके देखना है, अंतर्निहित मीनिंग को देखना है, न कि एक्सप्लिसिट मीनिंग को देखना है। सो इन्फरेंस का मतलब क्या है, अ कंक्लूजन, जी हाँ, एक समीक्षा, एक रिजल्ट आप जो रीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड एन एजम्पशन बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंसेस। क्वेश्चन माने जो कंक्लूजन, ये गलत टाइप हो गया बेसिकली। सो व्हाट इज इन्फरेंस क्वेश्चन, इन्फरेंस क्वेश्चन मतलब एक ऐसा इन्फरेंस, व्हाट इज इन्फरेंस, इन्फरेंस एक ऐसा कंक्लूजन है जो आप प्रमाण, जी हाँ, प्रमाण के द्वारा, और क्या है, और जो एजम्पशन है, जो आपका पहले का जो जो नॉलेज है, पहले का जो, सॉरी, पहले का जो आपका पहले का जो ज्ञान है, एजम्पशन, धारणा बेसिकली जिसको बोले तो एजम्पशन, हम बोलते हैं ना धारणा, विचार, सो एजम्पशन। ओके, बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस, आपके जो पुराने अनुभव है, आपके जो खुद के अनुभव है, उसके आधार पे जो आप कुछ मीनिंग निकालते हैं, एक कंक्लूजन निकालते हैं, ये कंक्लूजन, समीक्षा, अंत में रिजल्ट जब आप निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम इन्फरेंस। सो व्हाट इज इन्फरेंस, इन्फरेंस एक कंक्लूजन है जो कि प्रमाण के साथ, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया भाई, प्रमाण को देख रहे हैं, और दूसरा अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के द्वारा जो रिजल्ट पे, कंक्लूजन पे आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फरेंस। ओके, ये जो रिजल्ट पे जब आप आते हैं, ओके, रिजल्ट पे। ओके, सो यदि हम नॉर्मल बात करें तो हम डेली लाइफ में भी ऐसे इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि पिताजी हमारे गुस्से हैं, ओके, यदि पिताजी हमारे गुस्से में हैं तो क्या करेंगे हम, इट्स नॉट राइट टाइम टू आस्क मनी, पिताजी से पैसा मांगना इस समय सही नहीं है। सो ये इन्फ्लुएंस था कि भाई पिता, सिचुएशन ये था कि पिताजी गुस्से रहते हैं तो कभी भी पैसा देते नहीं है। सो हमारा पुराना अनुभव या सिचुएशन है कि भाई गुस्से में तो मूड ऐसे ही ऑफ ऑफ है, तो हम क्यों पैसा मांगे। सो इन्फ्लुएंस सोच दैट कि अभी राइट टाइम नहीं है पैसा मांगने का। यदि मैं आपको बोल रहा हूं कि विवर्स, मुझे आपका अभी ध्यान चाहिए
30 सेकंड के लिए। सो व्हाट डज इट मीन? यदि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि व्यूअर्स यहाँ पे मुझे आपका ध्यान चाहिए, सो इसका मतलब ये है कि इट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तब जाके मैं बोल रहा हूँ। सो ये बोलने का मतलब क्या है कि हाँ भाई, आपने सुना है कि जब सर तभी बोलते हैं कि मुझे आपका ध्यान चाहिए जब कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी होती है। तो सो सिचुएशन क्या है कि मैं आपको बोल रहा हूँ ध्यान दीजिए, और इन्फ्रेंस क्या है कि भाई यदि बोल रहे हैं ध्यान दो, इसका मतलब पहले भी बोले हैं और उसके बाद कुछ अच्छी बात बताते हैं जो जरूरी है एग्जाम के नजरिए से, इसलिए ये इसका इन्फ्रेंस हुआ। ओके, अब हम कुछ प्रैक्टिस कर ले इन्फ्रेंस का। सो मान लीजिए यू टेक इट माय नेम राज सर। ओके, सो राज हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस डे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, मैं बहुत, राज जो है बहुत लंबे टाइम से इस डे का तैयारी कर रहे थे। ही गॉट अप अर्ली, वो जल्दी से उठा, शावर्ड, नहा धो के, कॉम्ड हिज हेयर, कंघी करके, एंड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, अपना जो सबसे अच्छा वाला जो ड्रेस है उसको पहन लिया, पहन के फिर विद शाइनिंग शूज, जी हाँ चमकता हुआ जूता। अब क्या हो रहा है, ही केप्ट ऑल हिज इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट, एक मिनट थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। Okay, he kept all his important certificate and an extra pen in his briefcase. He reached on time and made himself comfortable. If he did not succeed, ये ध्यान दीजिए, प्रिया will have to work. Okay, so बात यहाँ पे ये हो रही, कोई राज एक कैरेक्टर है, उनके बारे में बात हो रही है। अब यदि आपसे ये पैसेज देने के बाद इन्फ्रेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, सो फॉर व्हाट काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट, बेसिकली यहाँ पे राज होना चाहिए था, राज इज गोइंग फॉर, ओके टाइपिंग मिस्टेक, सो राज इज गोइंग फॉर जॉब सर्च और गोइंग टू कॉलेज और गोइंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू और गोइंग फॉर एन इंपॉर्टेंट मीटिंग। व्यूवर्स ये ध्यान रखें, ये जॉब सर्च के लिए तो नहीं जा रहे हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि जॉब सर्च के लिए जाते तो ये इंपॉर्टेंट वेरी लॉन्ग टाइम इस दिन का इंतजार कर रहे थे, ये सब जो लाइन लिखा हुआ है, यू नो वेटिंग प्रिपेयरिंग फॉर दिस डे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो ये कोई मीनिंग नहीं है, ये वाला कोई मीनिंग नहीं है। ओके, सो पहला तो आंसर गलत है एक तरह से। दूसरा देखिए, गोइंग टू कॉलेज, नहीं, कॉलेज का तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि कॉलेज जाते समय बहुत लंबे समय से इंतजार करना, ड्रेस, शावर, और ऊपर से बोला यदि वो इफ ही डिड नॉट सक्सीड। ओके, सो इसमें तो कॉलेज का कोई चक्कर नहीं है एक तरह से। प्रिया विल हैव टू। थर्ड, गोइंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू, यस ये इसका सही आंसर है, क्योंकि वो बोल भी रहे हैं कि भाई सुबह इस दिन का बहुत, मैंने इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जल्दी से उठ के तैयार होके सारे सर्टिफिकेट लिए, पेन लिया, और फिर समय पे पहुंच के वहां पे खुद को थोड़ा कंफर्टेबल कर लिया। और क्या डिटेल मिल रहा है कि यदि वो सफल नहीं होता है तो प्रिया विल हैव टू वर्क, जी हाँ प्रिया को काम करना पड़ेगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। गोइंग फॉर एन इंपॉर्टेंट मीटिंग, नहीं मीटिंग नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मीटिंग रहता तो इतना सक्सीड ऑक्सीड ये सब का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है। सो यहाँ पे इस पैसेज को पढ़ने के बाद भले ही जॉब इंटरव्यू कहीं पे वर्ड यूज नहीं हुआ है, लेकिन आप तभी भी समझ गए कि जो अपॉइंटमेंट है राज का वो क्या है, जॉब इंटरव्यू के लिए। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्रेंस। नेक्स्ट, यदि पूछी जाए हु इज प्रिया, सो यदि आपको पैसेज को पढ़ने के बाद, सेम पैसेज है, यदि आपको ये लगता है कि प्रिया उनकी मदर है, नहीं मदर नहीं है। प्रिया उनकी सिस्टर है, नहीं सिस्टर भी नहीं है। हिज ग्रैंड मदर है, वो भी नहीं है एक तरह से, क्योंकि बात में ये भी बोला जा रहा है एंड किड्स विल हैव बी टेकन केयर ऑफ अदर मेंबर्स, प्रिया विल हैव टू वर्क एंड किड्स विल बी टेकन केयर ऑफ बाय अदर मेंबर्स, बाई छूट गया। सो यहाँ पे क्या है, बच्चे जो है दूसरे फैमिली मेंबर्स के द्वारा उनका लालन पालन या ध्यान दिया जाएगा। सो विवश यहाँ पे प्रिया क्या इनकी वाइफ है। जो बात ये हो रही है कि यदि ये राज साहब सफल नहीं होते हैं इस इंटरव्यू में, ओके इंटरव्यू हमने जान लिया, तो प्रिया को काम करना पड़ेगा, और प्रिया ये है उनकी वाइफ है, तब इस पैसेज के अकॉर्डिंग, इन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग। ओके, जबकि कहीं भी वाइफ वर्ड प्रिया के लिए यूज नहीं हुआ। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट इन्फ्रेंस। आई होप कि ये इन्फ्रेंस वाला पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और क्या अप्रोच होना चाहिए कॉम्प्रिहेंशन को लेके? जी हाँ, रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टोरीज, वॉच इंग्लिश न्यूज चैनल, डिबेट वीडियो विथ सब टाइटल्स। सो वीडियो विथ सब टाइटल्स ये बहुत माने मजेदार है, इंटरेस्टिंग भी है, कि जब आपको कोई सामने वाला वीडियो दिखा रहा है और वहां पे जब बोलते हैं अंडरटेक बट वी टेक प्राइड, सो हिंदी टू इंग्लिश में रहेगा तो आपको और बेहतर तरीके से आएगा। नॉर्मली जब आप महाभारत का जो पुराने एपिसोड यूट्यूब पे देखते हैं, ओके महाभारत, उसको आप YouTube पे देखते हैं तो आपको क्या मिलता है, सब टाइटल मिलता है। ओके, तो ये आपको क्या है कि हिंदी में बोल रहे हैं, वत्स तुम कहाँ जा रहे हो, देन यू विल फाइंड सन वेयर आर यू गोइंग, सो आपकी इंग्लिश काफी बेहतर हो जाती है एक तरह से। ओके।
तो व्यूवर्स, अभी हम पैसेज को पढ़ने से पहले एक बार जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब कुछ इकोनॉमिक्स कुछ आइडियोलॉजी की बात हो रही है। ओके, इसका आंसर हम डायरेक्ट नहीं दे सकते बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड ऑन सिनोनिम एंटोनिम एटसेट्रा। ओके, so unlike the oil possessed by the middle east are human resources। okay, कुछ human resource के बारे में एंड कुछ मिडिल ईस्ट के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में हमें बाद में देखेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पैसेज, क्या जो चीज है वो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, ये भी हमें पैसेज के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कुड रिप्लेस द वर्ड काउंटलेस। यस, अभी हमें एक क्वेश्चन मिल गया जो कि सिनोनिम का है, क्योंकि कुड रिप्लेस द वर्ड काउंटलेस, मतलब काउंटलेस को कौन सा वर्ड इन चार ऑप्शंस में से रिप्लेस कर सकता है। सो मल्टीप्लाई मतलब तो होगा नहीं, क्योंकि काउंटलेस मल्टीप्लाई का कोई रिलेशन नहीं है, थोड़ा सा रिलेशन है बट ये मीनिंग अलग है। काउंटलेस मतलब जिसकी आप गिनती न कर सके, मतलब अनगिनत। ओके, सो मल्टीप्लाई गलत आंसर है इसका। ऊली जो है, उल मतलब तो ऊन, और ऊली माने कवर, बेसिकली माने ढका हुआ, तो ये भी गलत आंसर है। एम्प्टी का मतलब खाली है। सो इमेजरेबल, जी हाँ, इमेजरेबल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इमेजरेबल मतलब जिसको नापा ना जा सके, जिसकी गिनती ना की जा सके। ओके, सो हमारा मकसद पूरा हुआ। एक क्वेश्चन हमको बिना पैसेज को पढ़े हमें हमारी जो वोकैबुलरी की जो नॉलेज है उसके बेस पे हमको मिल गया। नेक्स्ट, so, which of the following is antonym in the antonym in meaning of the word deplete? लीजिए, एक और हम लकी हैं कि एक और क्वेश्चन हमें एंटोनिम का मिल गया जो कि हम बिना पैसेज को पढ़े दे सकते हैं। सो डिप्लीट, आपने सुना होगा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर सुना होगा, ओजोन, ओजोन। जी हाँ, ये जो है ना, ग्लोबल वार्मिंग में ओजोन लेयर का बहुत बड़ा महत्व है। ओके, ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो है उसको रोकती है। खैर, डिप्लीट का मतलब होता है कम होना, जैसे ओजोन लेयर का कम हो रही है, वो खराब हो रही है, या धीरे धीरे वो उसका माने थिकनेस कम हो रहा है। सो डिप्लीट का मतलब कम होना। सो हमें इसका एंटोनिम देखना है, उसका एंटोनिम होगा डिप्लीट, मतलब कम होना, मतलब किसी चीज को कंज्यूम करके खत्म कर देना या धीरे धीरे खत्म होना। सो इन्फ्लेट का मतलब है ऊंचा उठना, आपने इन्फ्लेशन सुना होगा, महंगाई की बढ़ोतरी, तो ये तो है नहीं। एम्प्टी का मतलब खाली होता है, ये भी है नहीं एक तरह से। रीजेनरेट यहाँ पे करेक्ट वर्ड है, मतलब कोई चीज हम धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, और रीजेनरेट माने दोबारा उत्पन्न करना, उत्पन्न करना। सो ये इसका करेक्ट एंटोनिम है। क्वेंच का मतलब तो होता है बुझाना, तो ये तो होगा नहीं। ओके, आपने सुना होगा द क्रो क्वेंच्ड हिज इट्स थर्स्ट, कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। सो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। सो हम एक और क्वेश्चन मिल गया। नेक्स्ट, which of the following word is most nearly the same in meaning only as used in the passage? So as used in the passage है, तो इसका आंसर हम ऐसे नहीं दे सकते। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रेमेडी टू एलिवेट पॉवर्टी? ओके, गरीबी को हटाने, वो भी हमें पैसेज को पढ़ के ही एग्जैक्टली पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट, फेवरेबल चांसेस कीप ऑन इंक्रीजिंग इफ, ये भी पैसेज को पढ़ने के बाद। द ऑथर्स व्यू अबाउट आवर कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ इज दैट, ये भी ध्यान रखें, ये भी जो पैसेज है वो भी पैसेज को पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा ये जो क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट, द फ्रेज इन द पैसेज बोर एनी फ्रूट मीन्स, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी एक सिनोनिम या इसको बोले तो फ्रेजल, ये ईडियम फ्रेज का एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल गया जो कि वोकैबुलरी बेस्ड है। सो बोर एनी फ्रूट का मतलब होता है यील्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट। एक्चुअली बियर ये एग्जैक्ट वर्ड है, बियर एनी फ्रूट मतलब कोई पॉजिटिव रिजल्ट को लेके आना। सो यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट माने पॉजिटिव रिजल्ट को उत्पन्न करना। यील्ड का मतलब ही होता है उत्पन्न करना। ओके, उत्पन्न करना। ओके, सो यहाँ पे जो है सी इज द करेक्ट आंसर। सो व्यूवर्स, हमने क्या देखा कि 10 क्वेश्चन में से हमको 3 क्वेश्चन जो है वोकैबुलरी बेस्ड थे, जो कि हम खूब आसानी से बिना पैसेज को पढ़े हमने कर लिया। ओके, सो अभी हम फिर से जाएंगे प्रीवियस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे जाएंगे और पैसेज भी पढ़ेंगे, ताकि बाकी के जो रिमेनिंग 7 क्वेश्चन है उसको फटाफट हम आंसर। तो व्यूवर्स, पैसे शुरू करते हैं। पॉवर्टी इज क्रूवेल बट इट इज क्यूरेबल। ओके,
गरीबी जो है बहुत क्रूर होती है, लेकिन इसका निदान क्यूरेबल, क्यूरेबल माने क्योर कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं, इसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। द ओनली नोन क्योर इज इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म इंस्टीड ऑफ ऊली आइडियोलॉजी। जी हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, द ओनली क्योर, एकमात्र इसका जो इलाज है इस पॉवर्टी का, वो क्या, इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या होता है बेसिकली, प्रैग्मेटिज्म मतलब बेसिकली व्यवहारवाद। सो ये क्या है, एक अप्रोच है दैट इवेलुएट्स थियरीज और बिलीफ्स इन टर्म्स ऑफ द सक्सेस ऑफ देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मतलब एक ऐसा दृष्टिकोण जो कि उसके व्यवहार के अनुप्रयोग, माने व्यवहार की सफलता के संदर्भ में उस सिद्धांत या जो आइडियोलॉजी है या जो विश्वास है उसका इवेल्युएशन करते हैं। मतलब कोई बोलता है कि बहुत प्रैग्मेटिज्म है, इसका मतलब है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे, प्रैक्टिकल रिजल्ट पे बिलीव करता है। सो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि इकोनॉमिक थ्योरी को केवल बनाना नहीं है, उसका क्या करना है बेसिकली, ये जो इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म है इसको बेसिकली वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो, इंस्टीड ऑफ ऊली, ऊली मतलब ये केवल, माने एक होता है ना कि कोई चीज को कवर करके रखना या अच्छे से पता नहीं चलना, ऊली आइडियोलॉजी में नहीं, क्या होना चाहिए, प्रैग्मेटिज्म होना चाहिए। इकोनॉमिक जो पॉलिसी है वो केवल आदर्शवाद वाला या केवल ऐसे ही माने माने एक तरह से बोले तो कि वो ऐसा नहीं कि धुंधला हो या ढका हुआ हो या कुछ क्लियर पता ना चले, क्लियर हो, व्यवहारवाद हो, मतलब प्रैक्टिकल हो। यदि आप बोल रहे हैं कि हम गरीबों के लिए कर रहे हैं तो वो होना चाहिए, दैट इज प्रैग्मेटिज्म। ओके, सो इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक, इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, द ट्री ऑफ आइडियोलॉजी हैज नेवर बोर एनी फ्रूट। बोर एनी फ्रूट हमने पता किया था, बोर एनी फ्रूट का मतलब होता है पॉजिटिव रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो आइडियोलॉजी का जो वृक्ष है, विचारधारा का जो वृक्ष है, उसने कोई फल नहीं दिया है। ओके, कोई पॉजिटिव जो आउटपुट है वो नहीं दिया है। वी हैव काउंटलेस, आया था ये वर्ड, दैट इज इमेजरेबल। ओके, इमेजरेबल जिसको आप नाप ना सके, अनगिनत। सो वी हैव काउंटलेस चांसेस फॉर डेवलपमेंट। हमारे पास क्या है, माने अनगिनत चांसेस हैं, अवसर हैं विकास के। opportunities multiply, opportunities multiply when they are seized, they die when they neglected। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी अवसर क्या है वो कई गुना बढ़ जाता है यदि हम उसको सीज्ड करें। सीज्ड माने उसको समझें, पकड़े, उसको अपॉर्चुनिटी का यूज करें, बट दे डाई, वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है यदि हमने उसकी नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब अनदेखा कर दिया। सो वी हैव बेयरली टैप्ड आवर इमेजरेबल पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। सो हमने क्या किया, मुश्किल से, बेयरली माने मुश्किल से, मुश्किल से, ओके, नेगेटिव सेंस से ये टैप माने उसको एब्जॉर्ब करना। सो हमारे पास जो काउंटलेस, जो इमेजरेबल जो चांसेस हैं, उस पोटेंशियल को, उस ताकत को हमने मुश्किल से ही टैप किया है, मतलब अच्छे तरीके से हमने यूज नहीं किया है। इमेंस, बहुत बड़ा, विशाल, मैन पावर, बहुत बढ़िया मैन पावर, सुपर्ब स्किल्स। ओके, विशाल माने मैन पावर के मामले में हम सबसे ज्यादा हैं। सो इमेंस मैन पावर, सुपर्ब स्किल, बहुत बढ़िया योग्यता है, एंड इंटरप्राइज, उद्योग, आर टू इंडिया व्हाट ऑयल इज टू द मिडिल ईस्ट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो चीज, जो इंपॉर्टेंस ऑयल का मिडिल ईस्ट के लिए है, मतलब मिडिल ईस्ट में जो ये मध्य पूर्वी जो देश हैं, लाइक सऊदी अरबिया, ईरान, इराक एटसेट्रा, वहां पे जो महत्व ऑयल का है, मतलब ऑयल वहां का मेन पावर है, वैसे ही हमारे पास जो हमारी ताकत क्या है, इमेंस मैन पावर। हमारी जनसंख्या काफी है और हम दुनिया के सबसे यूथ नेशन में से एक है। सो वो जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। द ओनली डिफरेंस इज दैट द ऑयल विल बी डिप्लीटेड। ओहो, सबसे एक ही सबसे बड़ा अंतर क्या है, एक ही अंतर है, वही अंतर क्या है कि जो ऑयल है वो क्या हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा, बट आर ह्यूमन रिसोर्सेज विल नेवर बी। लेकिन हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो मानव संसाधन है, जो हमारी यूथ है, जो हमारे लोग हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात। सो अब हम पैसेज को आसानी से कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, क्या बात हो रही है आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स की, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या कंसिडरेशन, नहीं, नॉट अ फ्यूटाइल कंसिडरेशन, फ्यूटाइल माने उपजाऊ एक कंसिडरेशन, विचारधारा नहीं, बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट। जी हाँ, यहाँ पे बात यदि आप देखें, यहाँ पे मैंने जानबूझ के हाईलाइट करके रखा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि
ये वाला पार्ट देखिए, सब मिटा देता हूं पहले। ओके यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स द ट्री ऑफ आइडियोलॉजी हैज नेवर बोर एनी फ्रूट। ओके मतलब इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये जो आइडियोलॉजी है उसने कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट लेके नहीं आया है। सो यहाँ पे वही बात होगी, बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट। ओके ये करेक्ट आंसर है। बेसिकली मैंने हर एक क्वेश्चन का उसका करेस्पॉन्डिंग आंसर पैसेज में कहाँ पे है और उसको हाईलाइट किया ताकि इजी हो आपको समझना कि एक क्या नजरिया होता है, किस अप्रोच से हमको आंसर को इजी से जल्दी से ढूंढना है। ओके एंड कंफर्टेबल एज ऊल, ये तो है ही नहीं, एक तरह से ऊल की तरह कंफर्टेबल तो होगा ही नहीं। ओके दूसरा, पॉवर्टी इज सॉरी सेकंड क्वेश्चन, अनलाइक द ऑयल पोजेस्ड बाय द मिडिल ईस्ट आर ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, नॉट गोइंग टू एग्जॉस्ट, आर एक्सट्रीमली यूजफुल ग्लोबली, ऑल्सो एग्जॉस्ट वन डे, विल बी एक्सपोर्टेड टू कंट्रीज। नो, ध्यान रखिए जैसे ऑयल जो है मिडिल ईस्ट में क्या होगा, खत्म नहीं होगा। मिडिल ईस्ट में तो खत्म हो जाएगा लेकिन अनलाइक है, मतलब इंडिया में खत्म नहीं होगा जो हम बात कर रहे थे। सो आर ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे जो मानव संसाधन हैं, नॉट गोइंग टू एग्जॉस्ट, कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। और ये जो चीज है ये आपको पैसेज में बोल रहा है कि क्या डिफरेंस है, द ओनली डिफरेंस इज दैट ऑयल विल बी डिप्लीटेड, ऑयल तो समाप्त हो जाएगा कंज्यूम करने पे, बट आर ह्यूमन रिसोर्सेज विल नेवर बी। सो व्यूअर्स दिस इज द करेक्ट आंसर, न कि ऑल्सो एग्जॉस्ट वन डे, तो सीधा उल्टा हो गया, खत्म, यहाँ पे बात हो रही खत्म होने की, ये तो गलत आंसर है। आर एक्सट्रीमली यूजफुल ग्लोबली, हाँ भाई ह्यूमन रिसोर्स ग्लोबली यूजफुल है लेकिन इसका आंसर ये है। विल बी एक्सपोर्टेड टू कंट्रीज, नो, ह्यूमन रिसोर्स क्यों एक्सपोर्ट होगा। यदि बस यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यदि आपने बिना पैसेज को पढ़े इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दिया तो लगेगा कि यही आंसर है कि भाई ऑयल मिडिल ईस्ट को ये करता है, एक्सपोर्ट करता होगा, या नहीं करता है तो ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट टू कंट्रीज। नो, ऐसा गलत है। सो सी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग, ए इज द करेक्ट आंसर, बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पैसेज। ओके इस पैसेज का बारे में क्या, कौन सा ये जो ऑप्शन है वो डिस्क्राइब करता है। क्रूएल पॉवर्टी नहीं, एक जगह बात हो रही है क्रूएल पॉवर्टी की लेकिन यही पूरा पैसेज में इसके बारे में बात नहीं हुआ है। ऑयल एंड इंटरप्राइज वो भी एक दो जगह बात हुआ है, हर जगह बात नहीं हुआ है। मेजर टू क्योर पॉवर्टी, जी हाँ ये बात हो रही है। ऑयल रिच मिडिल ईस्ट ये भी एक जगह बात हुआ है, ये भी सही नहीं। तो आप देखें कि क्यों इस पैसेज को मेजर टू क्योर पॉवर्टी के बारे में हम बता रहे हैं एक तरह से, क्योंकि देखिए इतना जगह एग्जाम्पल दिया हुआ है, पॉवर्टी इज क्रूएल बट इट इज क्यूरेबल। ओके पॉवर्टी के बारे में पहली बात हुआ लेकिन बोल रहा है कि इसको क्योर कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, वी हैव काउंटलेस चांसेस फॉर डेवलपमेंट, हमारे पास अनगिनत चांसेस हैं। अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई व्हेन दे आर सीज, ये भी पॉवर्टी हटाने की बात हो रही है। वी हैव बेयरली टैप्ड आर इमेजरेबल पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, मतलब कुल मिला के हमारे पास गरीबी है लेकिन हम गरीबी से क्योर हो सकते हैं। सो पूरा पैसेज जो है वो इसी के बारे में बात कर रहा है। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कुड रिप्लेस, ये तो हमने पहले ही कर लिया था कि यहाँ पे जो बी है दैट इज करेक्ट आंसर। ये एंटोनिम वाला भी हमने कर लिया था, रीजेनरेट। ओके देन ये, हाँ ये अब बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग ओनली एज यूज्ड इन द पैसेज। सो व्यूअर्स ध्यान रखेंगे, ऊल मतलब ऊन, जब हम ऊनी कपड़ा पहनते हैं तो क्या होता है, हमें लगता है कि साफ साफ मैंने हमारी जो एग्जैक्ट जो फिगर है वो पता नहीं चलता है या हम अच्छे से दिखते नहीं है। सो होता क्या है कि यहाँ पे ऊली का अर्थ वार्म से नहीं है, कंफर्टेबल तो होंगे नहीं भाई, वैगू से है कि अस्पष्ट हो जाता है, रियलिस्टिक तो है नहीं। सो यहाँ पे बात कर रहे हैं द ओनली नोन क्योर, बेसिकली यहाँ पे देखें द ओनली नोन क्योर फॉर व्हाट, नोन क्योर फॉर पॉवर्टी इज इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म। जी हाँ, आर्थिक जो है व्यवहारवाद, मतलब जो आइडिया हो वो स्पष्ट हो, क्लियर हो, न कि ऊली आइडियोलॉजी हो, वैग्यू नहीं होना चाहिए कि पता ही नहीं चले एक तरह से कि क्या हो रहा है। ओके सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रेमेडी टू एलिवेट पॉवर्टी। ओके गरीबी को हटाने का क्या एक एलिवेशन पॉइंट हो सकता है, क्या रेमेडी हो सकता है। ओके सो चेरिशिंग आर आइडियोलॉजी इन इकोनॉमिक, जी नहीं, चेरिश करने की तो बात ही नहीं कर रहा है। इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, ये ऑप्शन हो सकता है लेकिन यहाँ पे तो कोई रिलेशन नहीं है ऑयल को इंपोर्ट करने का। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स एंड अदर रिसोर्सेज, जी हाँ यहाँ पर ये बात हो रही है कि कैसे हम पॉवर्टी को
ये हटा सकते हैं। रेमेडी क्या है, ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है वी हैव बेयरली टैप्ड और इमेजरेबल पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। दूसरा, इमेंस मैन पावर, सुपर्ब स्किल्स एंड इंटरप्राइज आर टू इंडिया व्हाट ऑयल इज टू द मिडिल ईस्ट। सो बेसिकली यदि हम हमारे जो मैन पावर हैं, जो वर्क फोर्स है, उसका ऑप्टिमम मतलब होता है बेसिकली पर्याप्त, पर्याप्त, ओके, पर्याप्त यूज करेंगे। सो और अदर रिसोर्सेज, जो दूसरे संसाधन है, रिसोर्सेज संसाधन, ओके, सो इसका यूज करेंगे तो हमारी जो पॉवर्टी है उसको हम एलिवेट कर सकते हैं। ये चौथा ऑप्शन क्या है, एक्सपोर्टिंग आ सरप्लस मैन पावर टू नीडी कंट्रीज, नहीं ये तो है ही नहीं एक तरह से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेबल चांसेस कीप ऑन इंक्रीजिंग इफ, हाँ जो हमारे पास अनुकूल अवसर है, फेवरेबल मतलब अनुकूल, अनुकूल जो अवसर हैं वो क्या होगा, इंक्रीज होगा कब, दे आर नॉट कैप्चर्ड एंड अरेस्टेड, ऐसा ये तो बोला ही जा रहा है कि भाई वो कैप्चर नहीं किया है, उसको टैप नहीं किया है। यहाँ पे देखिए वी हैव बेयरली टैप, ये बात हो रही है, लेकिन इंक्रीज करने का सवाल ये है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। सो फेवरेबल जो हमारे चांसेज है कब बढ़ सकते हैं, वी गार्ड आवर सेल्फ अप्रोप्रिएटली, नहीं, वी नेग्लेक्ट टू सीज देम एट रेगुलर इंटरवल्स, यदि सीज नेग्लेक्ट करेंगे तब तो कभी कर ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, दे आर टैप्ड एंड यूटिलाइज एट अप्रोप्रिएट टाइम, जी हाँ, यदि फेवरेबल चांसेस को यदि हम टैप करेंगे और प्रॉपर टाइम पे यूटिलाइज करेंगे, सो क्या होगा, हमारा जो है अवसर वो बढ़ जाएगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। Next, the author's view about our capacity and resources for growth is that we have got plenty of them, but we have not utilized them. यही सही आंसर है। We have exported them to the Middle East. No, we lack them and hence we cannot progress. ऐसा तो कहीं है ही नहीं। They would not bear any fruit in the field of economics. ये भी irrelevant है एक तरह से। So basically author का जो विचार क्या है, यहाँ पे author का view about our capacity, हमारी क्षमता जो है रिसोर्स फॉर द ग्रोथ की, क्या है कि भाई हमारे पास, यहाँ पे देखिए आंसर भी है इसका, वी हैव काउंटलेस चांसेस, ये देखिए वी हैव काउंटलेस चांसेस फॉर डेवलपमेंट, वी हैव बेयरली टैप्ड आवर मिजरेबल, वही बार बार लाइन आ रही है। सो यहाँ पे मैं ध्यान ये दिलाना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फ्रेज बोर एनी फ्रूट तो हमने कर ही दिया था। सो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें मैंने टिप्स की बात किए हैं, इन्फ्रेंस की बात की है, टोन के बारे में बात की है। इनफैक्ट हमारे पास यदि कुछ टोन का भी कुछ क्वेश्चन आता तो उसको हम आसानी से कर सकते थे। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे और एनर्जी दीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड, जय हिंद।